स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एक अकाउंटिंग कंसेप्ट शुरू किए थे पार्ट, और उसमें से पहला कंसेप्ट हमने देखा वो था इंटाइटी कंसेप्ट। और इंटाइटी कंसेप्ट से दो वर्ड पैदा हुए, वो है कैपिटल एंड ड्राइंग। अब यहां पे आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको जैसे कहा था कि रोज हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली आज मैं आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। ओके? और वो तीनों कंसेप्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दो। चलिए क्या एक, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट, सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे एकदम अच्छे से। यस, तो आज का जो नया अजम्पशन है, क्योंकि कंसेप्ट का मतलब अजम्पशन होता है, क्या होता है? नेसेसरी अजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, क्लियर? अकाउंटिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, पहले समझ लेंगे इसको। आज दोनों का लैंग्वेज मैं आपको लिखवा के भी लूंगा बकायदा। इंडेडी कंसेप्ट का तो लैंग्वेज शेयर में लिखा के दिया है आपको। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सुन लीजिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट इन अकाउंटिंग there are two effects of every transaction. One is debit, another is credit, and they are the inverse relationship between each other. अब आप बोलोगे सर आप फर्स्ट जैसे बोलते हो अकाउंटिंग के अंदर दो इफेक्ट करो, वन डेबिट दूसरा क्रेडिट, डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। तो सर हम तो ये करते हैं ना, इट इज रियल, नॉट इट इज नॉट अ अजम्पशन, इट इज अ फैक्ट। ये अजम्पशन क्यों लाया भाई सर? ड्यूअल एस्पेक्ट देखो, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? अजम्पशन। और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोल रहा है कि इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट, एंड दे आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। सो सर इसमें अज्यूम क्या करना है? हम तो करते ही है ना सर, हम हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट करते हैं, एक डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, और जब तक डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता नहीं है तब तक हम सोचते रहते हैं और उसको हम कंप्लीट करने के लिए फिर रूल्स अडॉप्ट करते हैं। तो सर इसमें अजम्पशन तो है ही नहीं कुछ, ये तो रियल वाली बात हो गई। तो आपने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कैसे लाया? सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं जो डबल एंट्री सिस्टम बनाई गई है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पर बनाई गई है। यानी आपको जो 3 रूल्स पैदा हुए, कौन कौन से? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ये तीनों रूल्स के हिसाब से आप एक इफेक्ट डेबिट कर रहे हो, एक इफेक्ट क्रेडिट कर रहे हो। करते हो? अभी तक जितने दिन से हमने एंट्रीज की शुरू की है, आपने ये देखा कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट कर रहे हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। और वो जो डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, वो 3 रूल का जो बनावट हुई है, वो बनावट ही इस कंसेप्ट से हुई है, नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब आप बोलोगे सर आप कहते हो कंसेप्ट बोले तो अजम्पशन, हम ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि हर एक बिजनेस के अंदर अगर डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना है तो दो इफेक्ट करो, एक डेबिट करो दूसरा क्रेडिट करो, एक एसेट बनाओ दूसरी लायबिलिटी बनाओ। मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। और एसेट और लायबिलिटी का टर्म्स मैंने इंटाइटी कंसेप्ट को पढ़ा दिया आपको। कल के सेशन में हम जाएंगे चेक सीखने। क्या सीखने जाएंगे? और चेक से बड़ा टर्म सिखाऊंगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज चेक एक प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, यानी कल का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैं करने जा रहा हूं 3 आपके अजम्पशंस पढ़ाने भी जा रहा हूं और उसको समझाने भी जा रहा हूं आज मैं आपको टेक्निकली। अब सर मैं फिर एक बार बोलता हूं आपसे कि ये अजम्पशन है, लेकिन आप बोलते हो सर नहीं, ये जो आपने बोला ये तो रियल हम करते हैं अकाउंटिंग, तो ये अजम्पशन नहीं हुआ, ये लॉजिकल सेंस में हम अकाउंटिंग करते हैं। बट इसके अलावा मैं आपको एक रिमार्क देना चाहूंगा, सुन लीजिए। लूका ने डेबिट और क्रेडिट को कितने रूल से एक्सप्लेन किया? 3। कौन कौन सा?
पर्सनल और नॉमिनल। अब मैं आपको अगर ये बोल दूं कि डेबिट का सिर्फ एक ही मीनिंग है और वो मीनिंग एक्चुअली एक्सप्लेन करता है रियल, और बाकी जो ये दो मीनिंग है, ये दो मीनिंग को हम फिक्टिशियस रूल बोलते हैं। फिक्टिशियस किस में कहेंगे? FICTIOUS, यस। और ये जो रूल की जो बनावट हुई, ये दोनों रूल्स की, बाकी रूल्स की, ये रूल्स की बनावट ही किसने की है? ये रूल की बनावट जो की है वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने की है। सर कैसे? आप मुझसे पूछोगे तो एट लास्ट आज के सेशन में जाओगे, आपको समझ जाएगा, गारंटी मेरी, लेकिन कंसंट्रेशन यहीं पे बनाए रखना लास्ट तक। और जिसको जो भी थोड़ा सा भी नहीं आया उसी वक्त पूछना, बीमारी को बढ़ने मत देना। सुनो देखो, अब आप सोचो लूका ने तीनों रूल्स में से एक का रूल नाम रखा है रियल। क्यों रखा रियल बताओ? क्योंकि जब लूका ने डेबिट और क्रेडिट का जब मीनिंग बनाया था तो उसमें एक ही मीनिंग था, वो था व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। लेकिन क्या हो रहा था, ये रूल्स लगा के लूका के हर एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट नहीं हो रहे थे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट करूं तो वहां पे सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि नोटा आ रही या जा रही, और कुछ तो भी गुड्स आ रहा है या जा रहा है, या कोई तो भी एसेट आ रही और जा रहा है। आप नोटिस करते हो रियल से, आपने देखा कोई भी चीज आप डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो रियल से, तो वहां पे क्या होता, जब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन बन रहा था या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बन रहा था जो इनविजिबल है, इट मींस सर्विस, इट मींस सर्विस जो दिखती नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट हम कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे एग्जांपल आप सपोज देखो, सिंपल है, समझो इस चीज को, अब आपको समझना पड़ेगा। अब अगर मैं स्पेशली सर्विस की बात करूं तो बताओ नॉमिनल रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बोलता है कि नहीं बोलता है? मानते हो कि नहीं? अब आप देखो, जब आप नॉमिनल रूल से किसी को भी डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, आप उस चीज को डेबिट कर रहे हो दिखती भी नहीं है, जो चीज दिखती भी, आप देखो स्टार्टिंग में अगर ये चीज प्राप्त था तो थोड़ा इलॉजिकल लगता था आपको, लेकिन अब आपका वो तीनों रूल्स पक्के हैं, इसलिए अब मैं एलिजिबल हूं आपको कुछ टेक्निकली बातों को समझाने के लिए। तो आप देखो, आपने जिसको भी नॉमिनल रूल से डेबिट किया या क्रेडिट किया है, एक्सपेंस और इनकम का नाम जो आपने डेबिट और क्रेडिट किया है, वो एक्सपेंस और इनकम ऐसी एक्सपेंस और इनकम है जो दिखती नहीं है, विजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप सर्विस दिखा सकते नहीं हो। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज, तुम समझने वाली बात है, समझो इस चीज को। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास शिवांग 1 महीना काम करता है और उसको बदले में, मैं उसके काम के बदले में 3,000 रुपए दे रहा हूं, तो इसकी एंट्री क्या होंगी? देखो, ये 3,000 रुपए उसको मैंने दिए उसके सर्विस के बदले में। चलो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट के लिए 4 बार करना है, क्रेडिट के लिए 4 बार करना है। देखो समझो, जो आज समझ जाओगे सब लोग कि बनावट कहां से हुई है, क्यों हुई है। देखो, रूल्स को बनाने का काम किया है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने, और सारे रूल्स को नहीं, कौन से रूल्स को बताऊंगा आज मैं आपको। देखो इधर, ये मैं, शिवांग ने मेरे पास काम किया, उसके बदले में 3,000 रुपए मैंने उसको दिए, ये ले शिवांग। अब जैसे ही मैं शिवांग को 3,000 रुपए दे रहा हूं, तो इज इट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस? अब देखा जाए तो रियल रूल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही हो और कोई भी चीज जा रही हो उसको डेबिट क्रेडिट करो, बराबर कि नहीं? आ रही तो डेबिट करो, जा रही तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट। अब लूका ने स्टार्टिंग में सिर्फ रियल ही बनाया था, लेकिन उसमें क्या होता, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट नहीं हो रहे थे। पूछो क्यों? क्योंकि नोटा तो गई लेकिन बदले में कोई चीज नहीं आई ना मेरे पास, फिजिकल थिंग। मेरे पास ऐसी चीज आ रही जो मैं दिखा सकता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं उसकी सर्विस को दिखा सकता नहीं। कोई मुझसे पूछेगा शिवांग कैसे काम करता है, तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा। बोलते दिखा कितना अच्छा, तो हम इसको मेजर कर सकते ही नहीं सर्विस को। इसको मेजर हम कार्डिनल नंबर पे कर सकते हैं। कार्डिनल मतलब क्या होता है? अजम्पशन बेस्ड नंबर की रैंकिंग देना 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 4, उसको कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक में आएगा, याद रखना ये वर्ड। बट बावजूद उसके मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया। कैसे? देखो इधर, अब डेबिट का आंसर रियल से देते हैं। रियल क्या बोलता है? मेरे पास कोई भी चीज आ रही डेबिट करो। तो बताओ शिवांग को जब मैंने 3,000 रुपए दिए, मेरे पास कोई चीज आई क्या? आई क्या? नहीं।
पर्सनल बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। आया क्या? लेना बाकी उससे नहीं, वो उसका पैसा है, उसकी मेहनत का। और नॉमिनल रूल बोलता है मेरा जो भी एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करो। तो बताओ वो सर्विस मेरा एक्सपेंस हुआ, सर्विस इन आउटपुट, और सर्विस का नाम क्या है? सैलरी। क्या नाम आएगा? तो ये सैलरी अकाउंट डेबिट किया मैंने। अब सैलरी को डेबिट किया कौन से रूल से? ऑन द अदर हैंड अब रियल से क्रेडिट के पास जाएंगे तो रियल का क्रेडिट बोलता है, क्रेडिट का रियल बोलता है व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो बताओ मेरे यहां से नोट आ गई, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। अब आप देखो कैश सबको जाते हुए दिखी, लेकिन सैलरी आते हुए कहां दिखी? सैलरी, वो जो सैलरी मैंने दिया उसको, उसकी सर्विस को मैं कभी दिखा सकता ही नहीं, बावजूद उसके मैंने उसको रिकॉर्ड किया अजम्पशन बेस। किसके बेस पर? तो इसलिए नॉमिनल की जो बनावट हुई है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से हुई है। क्योंकि जब हम किसी को नॉमिनल रूल से डेबिट या क्रेडिट करते हैं, हम उस चीज को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं जिसको हम दिखा सकते ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई अगर आप गूगल पे सर्च करोगे द अनदर नेम ऑफ नॉमिनल रूल इज नोन एज फिक्टिशियस रूल। और फिक्टिशियस का मतलब होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये सिर्फ दो इफेक्ट करने के लिए बनाए गए रूल्स हैं कि दो इफेक्ट करने ही करने हैं। अब आप अगर एक्चुअल देखोगे, एक्चुअल तो मेरे पास जाने के लिए तो कुछ तो भी था, लेकिन मेरे पास आने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने वहां पे जब तक के दो इफेक्ट नहीं करूंगा तब तक के वो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। उसमें जो मैंने डेबिट का इफेक्ट जो किया हुआ है वो अजम्पशन बेस किया हुआ है कि मेरे पास सर्विस आई, और सर्विस अगर मेरे को पूछेगा सर्विस दिखा तो शायद मैं वहां पे दिखाने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, और दैट्स व्हाई जो एक्सपेंस बन गया वो बन गया ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट के बेसिस पर डेबिट। और इसलिए हमारा अकाउंटिंग का जो नया कंसेप्ट है, कौन सा? ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट, वो ये कहता है कि बिजनेस के अंदर अगर आप डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हो तो हर एक ट्रांजैक्शन के आपको दो इफेक्ट करना है, एक डेबिट, दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको अजम्पशन बेस डेबिट या क्रेडिट करना है। और यहाँ पे देखो मैंने यही किया, मैंने जो डेबिट किया वो अजम्पशन बेस किया, और वो अजम्पशन बेस कौन सा किया? ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। और इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि इन तीनों रूल्स में से जो दो रूल्स है, ये दो रूल्स को पैदा करने वाला ही कौन है? बस वही बताता है, ताकि हम दो इफेक्ट कर पाए, अब इसमें कोई डिफिकल्टी, किसी को डाउट है पूछ सकता है मुझसे। यानी इन शॉर्ट आपके जो लूका ने रूल्स बना है, गोल्डन रूल्स, उसका जो बेसिस है, रेफरेंसेस, वो किससे लिया हुआ है? ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से। अब मैं एंटाइटी कांसेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट दोनों को एक नोट्स में से पढ़ के दिखाता हूं आपको। हाँ बोलिए। यू कैन नॉट शो इट ना, आपने मेजर किया तभी तो दिखा। देखो आपको क्या लगा कि 3,000 रुपए जब मैंने दिए तो मेरे पास सर्विस भी 3 की आई। हो सकता है सर्विस का आउटपुट ज्यादा हो सकता है सर्विस बहुत प्रीशियस हो सकता है सर्विस बहुत गंदी हो, लेकिन स्टिल आपने जितना पैसा दिया उससे आपने सर्विस को मेजर किया, उतना ही मेजर किया। ये तो अजम्पशन बेस हुआ ना। ऐसा समझ आ रहा? क्लियर? अरे आ रहा क्या? जैसे एग्जाम्पल अभी ट्यूशन में पढ़ाता हूं और कोई एक्स पढ़ाता है, लेकिन मुझे आप दे रहे हो 18,000 रुपए, लेकिन वो एक्स नाम के पर्सन को बोल रहे हो, वो दे रहे हो आपको 50,000 रुपए उसको, आप 11-12 के। तो बताओ सर्विस तो वो भी वही दे रहा है, मैं भी वही दे रहा हूं, बट आपने मेरी सर्विस को 18 में मेजर किया क्योंकि आपने 18,000 दिया। एक मिनट। और आपने उसकी सर्विस को 50,000 रुपए दिया, आपने उसकी सर्विस को 50,000 लिखी, ट्यूशन फीस वही है, लेकिन एक के बुक में 18 दिखेंगे, एक के बुक में काम तो वही है। आप सर्विस को इन शॉर्ट मनी जितना दे रहे हो उतने से ही मेजर करते हो। दैट्स व्हाई आप एक्सपेंस और इनकम को उतनी अमाउंट से ही रिकॉर्ड करते हो, इक्वल करने के लिए क्या करते हो।
और वो इक्वल करने के लिए क्या बनाया गया, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है इसलिए। हाँ, फिक्टिशियस इसलिए बोलते हैं नॉमिनल रूल ऑफ पर्सन को, क्योंकि रियल रूल एक्चुअली डेबिट का मीनिंग जो है वो एक ही है, जो आ रहा वो डेबिट, हो जा रहा वो क्रेडिट। लेकिन हमको जब डेबिट और क्रेडिट करने के लिए नहीं इफेक्ट होता है तो हम पर्सनल और नॉमिनल को पकड़ते हैं। अब देखा जाए तो किसी पर्सन से हमें लेना बाकी है, तो ये कौन से बेस पर, मैंने अकाउंटिंग की बताओ, असम्पशन बेस पर। आज आएगा पैसा नहीं, आज जो चीज हैपन हुई है क्या वो होंगी, अब वो होंगी कि नहीं होंगी मुझे ये भी नहीं पता है, पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि लेना बाकी है, इसलिए पर्सनल रूल से डेबिट कर दिया उसको। तो इसलिए पर्सनल और नॉमिनल की जो बनावट हुई है ना वो ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से हुई है, और रियल की नहीं, क्योंकि रियल है, असल में रियल है वो, इसलिए उसका नाम उसने रियल रखा। आप समझ में आ रहा क्या? यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो डेबिट के 3 मीनिंग है ही नहीं, डेबिट का एक ही मीनिंग है रियल के बेसिस पर, व्हाट कम्स इन डेबिट। जो 2 रूल अलग से बनाए गए वो ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से पैदा हुए हैं। तो इन शॉर्ट द होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। समझा आपको क्लियर? यानी आज मैंने आपको कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखाया, मैंने आज आपको रेफरेंस सिखाया। क्या सिखाया आपको? कि जो अभी तक आपने डेबिट क्रेडिट किए थे, डेबिट के लिए 4 बार सोचना, क्रेडिट के लिए 4 बार सोचना, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट से पैदा हुआ है। अब ये चीज जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए जितनी चीज को परफॉर्म करना। यानी आज के बाद अगर कोई पूछेगा द अदर नेम ऑफ नॉमिनल रूल इज नोन एज, आपको सीए फाउंडेशन की एंट्रेंस टेस्ट में आ सकता है, ये एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट जो आपकी होंगी सभी की, उसमें पूछ सकते हैं। टेक्निकली यही चीज, छोटी छोटी चीज पूछते हैं हम लोग जो एकदम भूलने वाली होती है, क्योंकि आपकी ग्रैपिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना टेक्निकली पढ़ रहे हो, ये मेन मैटर करता है। अब देखो मैं यहाँ गूगल से पूछता हूँ, ददार, सॉरी ए होता है टंग स्लिप, ओके कोई इशू नहीं है, कुटे गेला। हाँ, द अदर नेम ऑफ नॉमिनल रूल इज, एक मिनट देखो मैं एक बार पढ़ता हूं, सुन लीजिए। एवरी, एक मिनट ना, कहां से काम में आएगा, The nominal account is a general ledger containing the transaction of the business, namely expense and income, profit and losses. It contains all the transactions occurred in the fiscal year. फिस्कल का मतलब होता है जो assumption बेस होता है, हाँ याद रखना ये। Furthermore, it reset to 0 and start, बहुत टेक्निकल बातें कर रहा है ये, रुको मैं आपको बता रहा। एक मिनट में गूगल को ही पूछता हूँ डायरेक्ट। देखो, why the nominal rule is known as fictitious rule? दिख रहा है तुमको? Account related to income and revenues, gain, expense and losses are termed as nominal accounts. These accounts are also known as fictitious accounts as they do not represent any tangible assets. दिखती नहीं है, that's why. तो आज के बाद आपको कोई पूछेगा व्हाट इज अनदर नेम ऑफ नॉमिनल रूल, तो क्या बोलोगे? और उसकी बनावट किसने की है? ड्यूअल एस्पेक्ट। अब गूगल से पूछते हैं व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग सिस्टम। समझा? मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल करने पड़ते, और वो करने के लिए लुका ने अनदर 2 रूल्स पैदा किए, पर्सनल और नॉमिनल। क्योंकि रियल से एक तो इफेक्ट हो जा रहा लेकिन दूसरा इफेक्ट हर बार नहीं हो रहा, तो इसलिए नॉमिनल रूल की बनावट की गई और पर्सनल रूल की बनावट की गई। और किसके बेसिस पर? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आज के बजाय रख रहे हैं होल अकाउंटिंग किसके रेफरेंस मिलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट। और जो नॉमिनल रूल को हम डेबिट क्रेडिट करते हैं वो ऐसी चीज को डेबिट क्रेडिट करते हैं जो दिखती नहीं है, बट इक्वल करने के लिए डेबिट और क्रेडिट करनी पड़ती है। याद रहेगा?
देखो इसलिए बोलता हूँ, द ओनली रूल्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग। टेक्निकली हमें पीछे से जो हमको इनबाउंड फोर्स लगता है वो हमें देना ही पड़ता है अकाउंटिंग को, और इसलिए अजम्पशंस पढ़ाए गए। और 11th वाले बच्चों को किसको भी नहीं आता। आप अपने फ्रेंड से पूछो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, बोलते ये तो है ही नहीं पोर्शन में हमारे। आप पूछ सकते हो लगे तो, उनका जर्नल एंट्री पार्ट हो गया है, दे आर परफॉर्मिंग लॉट ऑफ एंट्रीज बट दे डोंट नो कि परफॉर्म किसके बेसिस पर होती है। अरे आ रहा क्या समझ में? चलो डन, क्लियर। तो आज के बाद डबल एंट्री सिस्टम से दो इफेक्ट जो कर रहे हो वो किसने बनाया हुआ है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने। ड्यूअल एस्पेक्ट, दो इफेक्ट करने के लिए, इक्वल एंड अपोजिट। डेबिट ऑलवेज इक्वल्स डेबिट, दे आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट another is credit and they are the inverse relationship between each other। दोनों अपोजिट चलते हैं, एक सूरज है, एक चांद, एक आसमान है तो जमीन है, ऐसा समझा आपको? क्लियर? दोनों अपोजिट है। क्या है दोनों? डेबिट और क्रेडिट दोनों अपोजिट, दोनों की बनती नहीं थी। क्लियर पिक्चर? चलो ओके, यहाँ पे डन। इक्वल भी करते हैं और अपोजिट ट्रांजेक्शन भी इफेक्ट करते हैं। हाँ बोलो, इसलिए बाय टू लिखते हैं, बाय टू। बाय और टू दोनों इनवर्स चलते हैं ना, वो बाय टू। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। हाँ बोलिए बस। एक मिनट में समझा नहीं आपकी बात, क्वेश्चन प्लीज रिपीट करोगे? थोड़ा समझाने की कोशिश करो हमें। एक कैसे हुआ? हाँ तो कैश तो गई लेकिन कुछ आया नहीं ना, तो हमने वो सर्विस को ले लिया। अब सर्विस दिखती क्या? तो हमने ये अजम्पशन बेसिस पर लिया है कि अगर कैश गई होंगी तो उतने की सर्विस भी आई होंगी। समझा? अभी देख, मेरे पास कैश जाते हुए दिखी लेकिन कुछ आते हुए नहीं दिखा ना, तो अगर मैं एक इफेक्ट कर दूं दूसरा इफेक्ट नहीं करूं तो वो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है। क्या है ये? तो इसलिए हमने जब जितने के पैसे दिए हमने फिर ये मान लिया कि उतने की हमारे पास सर्विस आ गई। अभी अलग बात है कि सर्विस में हम कभी ज्यादा खुश होंगे, कभी ना खुश होंगे। जैसे मैं देखो पढ़ा रहा हूं, कोई पूछेगा समझ में आ रहा है? अरे हाँ 18 में जतरा है, ऐसा बोलेगा तू, तो यानी इसका मतलब क्या है कि सर्विस देखो ज्यादा अच्छी लग रही बट बावजूद उसके तू मेरी सर्विस को 18,000 में ही मेजर करेगा, या मेरी सर्विस को कम अच्छी लग रही लेकिन बावजूद देखो मेरी सर्विस का नाम जो है वो 18,000 में ही देखो गिनना पड़ेगा अपनी बुक में। समझा? क्लियर? अरे आ रहा क्या? कोई और क्वेश्चन है? नेक्स्ट अजम्पशन, अजम्पशन नंबर 3। अच्छा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ाना है क्या? पढ़ाया अभी तो दिखाया, तो उसमें बताया गूगल ने और इजी तो बताया उसने। चलो ठीक है, काम करो, कंसेप्ट से क्लियर कर दो पहले, फिर लिखाना शुरू करता हूं। तो पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करते ना। थर्ड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लिखो, लिखा रहा हूं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में ये पूरा करने के लिए एक चौथा कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है, अकाउंटिंग पीरियोडिक कंसेप्ट। ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको इनडायरेक्टली। अब मुझे नहीं पता कि आज आपको ये समझेगा कि नहीं, लेकिन ये 4 कंसेप्ट तो 11th वाले बच्चे को आना ही चाहिए, बाकी कंसेप्ट आए नहीं आए। तो स्टार्टिंग में आपको 4 ही कंसेप्ट पढ़ाएंगे और आगे एट लास्ट आपको रिमेनिंग कंसेप्ट देंगे। और ये सारे कंसेप्ट्स के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं, 11th की भी और सीए फाउंडेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी। आपको बता दूं, आपकी 68 की एनरोलमेंट है और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे ऑनलाइन है, जैसे अप्रॉक्स 120 की एनरोलमेंट से 11 का मेरे पास। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं टॉप रैंकिंग बेस पर सीए फाउंडेशन की बैच में। हम सीए सिर्फ 9 बच्चों को पढ़ाते हैं बस, सभी को अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप सच में रैंकिंग में आ गए तो कर लेना, मैं बोलूंगा, क्योंकि आप एलिजिबल हो फिर करने के लिए। चलो शुरू करें, ध्यान दो। हाँ, बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियोडिक कंसेप्ट क्या है, सुन लीजिए। पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ाते हैं, सुनो। और दोनों ये एक साथ एक दूसरे के आउटकम है, ये दोनों एक्चुअली पूरा करने के लिए
ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ये दो कंसेप्ट, इसलिए दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। हाँ, पहले बताओ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्लियर है? ये मेरा फर्स्ट सेशन है जहां पे मैं इतनी जल्दी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट तुमने ग्रैब कर दिया। या तो तुमको सब कुछ समझ रहा है या तो तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके चलो बात करता हूं व्हाट इज, हाँ बोलो। हाँ बोल बोल। मेरे हिसाब से मेरी बुक थी ना, सैलरी इज बिकम अ एक्सपेंस फॉर मी। सैलरी इज बिकम मैंने बनाया उसको जबरदस्ती का, क्योंकि मुझे क्रेडिट करने के लिए था लेकिन डेबिट करने के लिए, तो सर्विस का नाम डेबिट कर दिया मैंने। अरे आ रहा क्या समझ में? और ऐसी चीज डेबिट की है जो एक्चुअल दिखती नहीं है, दैट्स व्हाई फिक्टिशियस नोन एज। इसलिए नॉमिनल रूल से जो भी डेबिट करो या क्रेडिट करो वो फिक्टिशियस बेस होता है, याद रहेगा। चलो अब आते हैं व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलते सुन लीजिए। एक अकाउंटिंग करते समय या बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करते समय business is considered as a risky investment because in business there are totally uncertain, मानते हो कि नहीं? business is totally uncertain. why uncertain का मतलब पता क्या होता है? why पूछ रहे हो? पहले uncertain का मतलब क्या होता है तुम्हें? जो फिक्स नहीं है। दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा फिक्स हाँ, तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें हिम्मत देता है। हिम्मत, वो हिम्मत क्या आता है सुन लो, समझ लो। देखो जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है यानी कैपिटल लगाता है, कैपिटल आज के बाद याद है ओनर की इन्वेस्टमेंट को एक ही नाम है, क्या है? हमने पढ़ा ना एंट्रीज में अभी। जब भी एक बिजनेसमैन, सुनो ध्यान दो, जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचता है तो बिजनेस को ऐसा माना गया है कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्या है? क्योंकि पैसा बिजनेस को दे रहे, अब बिजनेस कब वापस देगा पता नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा पता, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? जहां पे कुछ तय नहीं है। और बिजनेस में अनसर्टेनिटी ज्यादा है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। देखो एक इंसान के पास 3 एक्टिविटीज करने के लिए होता है, यहाँ तो बिजनेस, यहाँ तो प्रोफेशन, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट ज्यादा आने के चांसेस है, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बिजनेस को मैं कुआं बोलता हूं, कुआं, जितना लगाओ वो उतना कम है। आ रहा है तुमने? या समुद्र बोलोगे तो भी कम नहीं, क्योंकि जितना पैसा आप डालोगे उतना कम है आपका, यार नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं समझा बता रहा हूं मैं, मेरा काम जैसे पढ़ाना खत्म हुआ तो मेरा काम पूछना शुरू होता है, याद रखना। तो ये कभी भी एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करेगा तो बिजनेस शुरू करने के पहले उसको एक इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, और ये मोटिवेशन देता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या कहते हैं सुन लीजिए। बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एवरी ओनर अज्यूम दैट इज बिजनेस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, इज बिजनेस विल गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। जब तक ये अजम्पशन नहीं आता, इन्वेस्टमेंट करने का जिगरा नहीं आता, विलिंगनेस नहीं आता। And that's why it is assumed that going concern assume that the business is run business is क्या बोलेंगे इसको, नहीं कॉर्पोरेट नहीं, बिजनेस लंबा समय तक चलेगा, उसको इंग्लिश में बोलते नहीं आया हमको भैया, अभी ऑन द स्पॉट नहीं निकला स्टेटमेंट, तो क्या हो रहा, हर बार बोलता हूं अभी नहीं आया, ठीक है। बिजनेस इज विल बी गोइंग टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, बिजनेस विल गोइंग टू बी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ध्यान दो, सुनो, समझो। अब सर ये समझ में नहीं आया, और ये अकाउंटिंग में क्या कर रहा है मेरे को ये भी समझ में नहीं आया। सुनो ध्यान दो, मैं पहले बता रहा हूं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और पीरियोडिक कंसेप्ट दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को पूरा करता है पीरियोडिक कंसेप्ट, और दोनों में अंतर क्या है अब मैं आपको दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, समझो इस चीज को। पहले बताओ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्लियर है, इंटिटी कंसेप्ट क्लियर है, ओके। अब तीसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी एक मालक दुकान लगाने की सोचता है तो उसको पता है कि वो दुकान बिना इन्वेस्टमेंट के लगा सकते, बिकॉज दुकान वो तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर कि नहीं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको अंदर विलिंगनेस चाहिए। क्या चाहिए? पैसा होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं, याद है आपको? हाँ हाँ, उसके लिए निकालने के लिए विलिंगनेस चाहिए। क्या चाहिए? विलिंगनेस। तो एक बिजनेसमैन जब भी दुकान शुरू करेगा तो शुरू करने के पहले वो हमेशा दुकान शुरू करने के पहले वो ये अंदर अज्यूम करता है कि उसकी दुकान लॉन्ग टर्म चलेगी, और ये अजम्पशन जरूरी भी है। पूछो क्यों? जब तक आप ये अज्यूम नहीं करोगे तब तक के आपको इन्वेस्ट करने का विलिंगनेस नहीं आएगा, बराबर कि नहीं। अब बोलोगे सर अजम्पशन क्या? अजम्पशन ही है भैया। पूछो क्यों? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर अनसर्टन है। क्या ये? अब तुम्हारी दुकान चलेंगी इसकी क्या गारंटी है? तो ये शुरू करने के पहले अपने अंदर ये अज्यूम करते हो। क्या करते हो आप? तो उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब आप बोलोगे सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है ये अकाउंटिंग में क्या कर रही है? तो ओनर के लिए हो गया ना पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग में इसका क्या रोल है? तो अकाउंटिंग में ये रोल होता है, सुन लीजिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट में वो ये बताता है कि अगर एक बिजनेसमैन बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस वो ये सोचता है कि उसकी दुकान लॉन्ग टर्म चले, तो वो अपने अकाउंटिंग को बनाए भी ऐसा जो लॉन्ग टर्म उसको लेके चले। वो अपने अकाउंटिंग की पॉलिसीज ऐसी रखे जो उसकी लॉन्ग टर्म उसको रिजल्ट दे, सब एक साल के लिए नहीं दे। और इसलिए आप देखो, आप अकाउंटिंग करते भी ऐसे हो जो लॉन्ग टर्म चले। समझ आ रहा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? यानी अकाउंटिंग वो जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के हमारे साथ हमारे बिजनेस को इवेल्युएट करते करते जाए। लेकिन ये कंसेप्ट अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए अकाउंटिंग पीरियोडिक कंसेप्ट आया। अब सुनो क्या हुआ है, सुनो। अब जनरल तौर पे ये देखा गया है कि रिजल्ट कब मालूम पड़ता है? रेस कंप्लीट होने की बात। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनर को ये अज्यूम करो, ओनर दुकान शुरू करने के पहले कि तेरी दुकान लंबा समय चलेगी, चलती रहेंगी, फूलती रहेंगी, चलती रहे, निरंतर चलती रहे, कंटिन्यूअस। क्योंकि हम लोग बिजनेस में ओनर जो इन्वेस्ट करता है वो मात्र 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, वो इन्वेस्ट इसलिए करता है कि उसका फ्यूचर लॉन्ग टर्म बना रहे उसके अंदर। और आप देखो आपके पापा भी इसी होप से इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? कोई नया बिजनेस लेके आए, कोई आइडिया, तो क्या बोलते हो? यार ये लॉन्ग टर्म नहीं है, नहीं रहने दे, इन्वेस्ट करना नहीं पड़ रहा इसमें। यानी इन शॉर्ट कोई भी व्यापारी इन्वेस्ट वहीं करेगा जहां उसको उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म दिखे। और जब लॉन्ग टर्म तुमको बिजनेस करना है तो तुम्हारी अकाउंटिंग की पॉलिसीज भी तुमको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी पड़ेगी ना, एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना, बराबर कि नहीं? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है बस। लेकिन उसको पूरा करने के लिए पीरियोडिक कंसेप्ट आया। पूछो क्यों? सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का ड्रॉबैक। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि ए ओनर, अज्यूम कर दुकान शुरू करने के पहले कि तेरी दुकान लंबा समय चलेगी, फलती फूलती रहेंगी, निरंतर फलती फूलती रहे, हम तो कहेंगे कंटिन्यूअस चलती रहे, बराबर कि नहीं? ताकि वो तुझे भी पाले, अपने आप को भी पाले, क्योंकि दुकान का काम है कि ओनर को भी पाले और खुद को भी पाले, बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? अब तुम बताओ, अगर हम ये होप रखते हैं कि हमारी दुकान लॉन्ग टर्म चलेगी, अब तुम बताओ रिजल्ट कब मालूम होता है? रेस कंप्लीट होने के बाद। वैसे ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अगर अकॉर्डिंग जाऊं तो फिर तो मुझे अकाउंटिंग तब करनी पड़ेगी जब दुकान बंद होगी, क्योंकि हिसाब किताब तो बाद में होगा ना, आखिर कि हमने कमाया कि गवाया। अरे सही है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसके भरोसे बैठ जाऊं कि नहीं नहीं मैं अभी हिसाब किताब क्यों करूं, अभी दुकान तो ना बंद हो रही मेरी, दुकान जब बंद होगी तब देखेंगे कि हमने कमाया भी कि हमने मक्खियां मारी बैठ के, लेकिन दुकान कब बंद हो रही पता नहीं। तो मैं अगर ये होप के लिए बैठ जाऊं और अगर मैं इतना पीरियड का 1 साल डेटा इवेल्युएट करने जाऊं तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। पूछो क्यों? मैंने आपको बताया था 1 साल की अकाउंटिंग होती है, याद है आपको? अब अगर एक दिन में व्यापारी नहीं करके सुबह 9 बजे जब वो शटर ऊपर करता है और रात को 9 बजे वो दुकान का शटर नीचे करता है, पीएम कर दिया प्रिंसिपल, हाँ AM टू PM, समझा बोलिए? AM टू, वो दिन में नहीं करके एक दिन में पर डे उसका
जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है एवरेज जो है वो 100 करता है। सुबह से लेकर रात तक नहीं करोगे 100 कम से कम, दुकान छोटी बड़ी तो और ही करेगी, जितना स्केल बढ़ा उतने ट्रांजेक्शन भी ज्यादा है। सुबह से लेके रात तक के आप क्या 100 ट्रांजेक्शन नहीं करोगे छोटे मोटे, 10 रुपए हमारे को देना, 50 रुपए रिक्शा वाले को देना, या 200 का माल आया गया, ये सब मिलाकर अगर मैं देखूं तो दिन में नहीं करके तो भी 100 ट्रांजेक्शन 12 घंटे की जर्नी में हो ही जाते। ओके, अब मैं अगर एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन करूं और अगर सपोज मैं अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ये सोचूं कि नहीं मैं अभी हिसाब किताब करूं, जब दुकान बंद होगी तब देखेंगे ना कि हमने सही में रिजल्ट भाई हमने कमाया कि गवाया, क्योंकि रिजल्ट तो रेस कंप्लीट होने के बाद होती है, याद है कि नहीं? अरे कोई भी जंग जीती या हारी या रिजल्ट जो भी आया कोई भी, वो तो रेस कंप्लीट होने के बाद होगी ना। वैसे ही एग्जैक्ट हमने कमाया कि लॉस किया, वो तो जब दुकान जिस दिन बंद करूंगा उस दिन मालूम पड़ेगा ना एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा। तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। पूछो क्यों? अब अगर मैं 2010 में दुकान शुरू करता हूं और नहीं करके ये होप से कि मेरी दुकान तो लॉन्ग टर्म चलेगी, क्या होगी? बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? और अगर मैं नहीं करके भी अगर 2020 में अब मैं दुकान वाइंडिंग अप कर रहा हूं, दुकान बंद कर रहा हूं, बंद करने को बोलते हैं वाइंडिंग अप, क्या बोलते हैं? अब मुझे लगा कि नहीं अब दुकान में कंटिन्यू नहीं करता बस, और मैंने 10 साल में एक का भी हिसाब किताब नहीं किया, अब मैं बैठता हूं हिसाब किताब करना 2020 में। अब मैं बैठता हूं 2020 में कि आओ चलो हिसाब किताब करते कि मैंने सही में लॉस किया कि प्रॉफिट किया 10 सालों में, तो मैं पॉसिबल ही नहीं मैं कर पाऊंगा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन, एक साल में 35,000 36,000 ट्रांजेक्शन, 36,500 होते हैं, चांद 30,000 पकड़ो एवरेज, 10 साल में 3 लाख ट्रांजेक्शन। अब 3 लाख को इवेल्यूएट करने बैठो जिंदगी लग जाएगी, खत्म नहीं होंगे ट्रांजेक्शन। सही कि नहीं? सही कि नहीं? अब मैं 10 साल की पहले लूका ने बोला है डबल एंट्री करो, जर्नल एंट्री करो, तो 10 लाख सॉरी 3 लाख एंट्री करते बैठूंगा तो हो गया पागल में तो आधा। फिर उसके बाद बोलता नहीं एंट्री इज नॉट सफिशिएंट, लेजर पोस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर ट्रायल बनाओ और फिर 10 साल का एक साथ फाइनल अकाउंट बनाओ, तो बेटा मेरे को लोग पागल खाने भर्ती करेंगे, चलेगा? क्रिश फिर देखो पास कौन का 12th में। अब तुम बताओ इज इट पॉसिबल, इज इट लॉजिकल? इलॉजिकल की बात कर रहा हूं मैं भाई। यहां पे 30,000 ट्रांजेक्शन तो संभल नहीं पाएंगे। अरे अगर मैं साल का पकड़ूं, साल का अगर एक दिन में मैं 100 ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो 300 दिन में, मैं 300 दिन क्यों पकड़ता हूं? 65 दिन छुट्टियां अज्यूम करो, तो 30,000 ट्रांजेक्शन हो रहे पर ईयर। अब 30,000 एंट्री आई तो लिख नहीं पाऊंगा। अब 10 साल की जर्नी का मैं एक साथ करूंगा अगर, तो 3 लाख बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। 3 लाख एंट्री मारूं, पोस्टिंग करूं, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस निकालूं और फाइनल हट होता ही नहीं, तो फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो अधूरा रह गया। उसको पूरा करने के लिए दूसरा कंसेप्ट लाया लोगों ने, पीरियोडिक कंसेप्ट। पीरियोडिक कंसेप्ट क्या कहता है? पीरियोडिक कंसेप्ट कहता है कि वो लॉन्ग टर्म जर्नी जो है ना उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी बुक्स को चैप्टर वाइज डिवाइड करो। पूरी बुक तुमको एक साथ नहीं पढ़नी है, यानी तुम्हारी लॉन्ग टर्म बिजनेस की अकाउंटिंग एक साथ नहीं करनी है। तुम क्या करो, वो लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने? तो एक साल का। और वो एक साल में आप देखो, एक साल की आप अकाउंटिंग करते करते निपटाते जाओ, और अकाउंटिंग ऐसी करो अज्यूम करके कि ये तुम दुकान बंदी कर रहे हो अभी और नए साल से फिर से नया दुकान शुरू करे, इस तरीके से अकाउंटिंग समेटो। और ये ओनली अजम्पशन है, क्या है ये? क्योंकि साल के एंड में जब मैं अकाउंटिंग खत्म करता हूं, नए सिरे से नई फिर से अकाउंटिंग साइकिल को डबल चलाता हूं, तो वो ये ओनली अजम्पशन बेस होती है, क्योंकि दुकान भी वही होती है, अपन भी वही होते हैं, हमारे ग्राहक भी वही होते हैं और हमारे एम्प्लॉयज भी वही होते हैं, शक्लें वही होती है सबकी। बराबर कि नहीं?
लेकिन 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 क्या हुआ, पीरियोडिक कंसेप्ट बोलता है उसने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को कवर किया। उसने बोला वो लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी जैसे एक बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड होता है, वैसे ही जो आपकी बिजनेस की लॉन्ग टर्म जर्नी जो है कितना चलेगी पता नहीं, लेकिन उसको एक एक पीरियड का हिसाब किताब निपटाते जाओ, निपटाते जाओ। अब बताओ निपटाना बोलो क्या, अब इसलिए आप देखो पीरियोडिक कंसेप्ट बोलता है कि हर साल अकाउंटिंग की साइकिल रिपीट करो। क्या करो, आप अकाउंटिंग पूरे जर्नी की मत करो, आप एक एक साल की करो। वो एक एक साल, वो एक एक जो पीरियड दिया एक एक साल, वो पीरियोडिक कंसेप्ट से बता हुआ है। जबकि मैं हर साल दुकान बंद कर रहा क्या, मैं हर साल दुकान नहीं खोल रहा क्या, नहीं। लेकिन व्यापारी अकाउंटिंग इस तरीके से परफॉर्म करता है कि जैसे कि दुकान आज साल की बंद हो रही है। आप देखो जब मार्च का एंडिंग होता है तो मार्केट में हड़कंप मच जाती है, मार्च एंडिंग है, क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो। अरे हम कहीं जा रहे क्या, ना कोई कस्टमर जा रहा ना दुकानदार जा रहा, लेकिन क्या बोलता, निपटाओ, मेरे को अकाउंटिंग खत्म करनी है। खत्म हो तो क्या दुकान खत्म हो रही क्या, नहीं। लेकिन हम अकाउंटिंग इस तरीके से निपटाते हैं कि जैसे दुकान आज ही बंद हो रही। और इसलिए अकाउंटिंग पूरी लॉन्ग टर्म जर्नी की न करते हुए हम अकाउंटिंग साल साल की करते हैं। और साल साल में इसलिए आप देखो हम साल के फर्स्ट डे पर जर्नल एंट्री शुरू करते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल, और साल के एंड में फाइनल अकाउंट बना के फिर से अगले साल से हम नए सिरे से इस तरीके की अकाउंटिंग करते हैं। और ये अकाउंटिंग साइकिल को डबल घुमाते हैं कि जैसे दुकान आज ही नया नया शुरू हुआ है। ये ओनली अजम्पशन है। क्या ओनली है, रियल क्या है, दुकान भी वही है, सब वही है, सबकी शक्लें भी वही है, मालक भी वही है, सब वही है, और कोई कहीं गया नहीं। लेकिन ये अजम्पशन करते हैं अकाउंटिंग इस तरीके की निपटाओ कि जैसे कि आज दुकान बंद हो रही। इसके दो फायदे हैं, बोलो क्या। एक तो इतना बड़ा डाटा मैं एक साथ इवेल्युएट कर भी नहीं पाता था, और दूसरा समय रहते हुए जब मैंने फाइनल अकाउंट बनाया तो फाइनल अकाउंट ने मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दी कि मैं कौन सी एरिया में वीक हूं, और जो एरिया में वीक हूं मैं वो एरिया को डेवलप करके मैं और बिजनेस को ग्रोथ एंड एक्सपांशन की ओर लेके जा सकता हूं। तो समय समय पर हम बिजनेस को इवेल्युएट करते रहेंगे ताकि हम लोग की जो वीक एरिया है वो एरिया को हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाए। और इसलिए आप देखो हम अकाउंटिंग हर साल रिपीट करते हैं, और इसलिए अकाउंटिंग साल साल की होती है ड्यू टू पीरियडिक कंसेप्ट। जबकि रिजल्ट अकाउंटिंग क्या करता है, रिजल्ट देता कहता है। और रिजल्ट कब मिलता है, जब जंग खत्म होती है, जब रेस खत्म होती है। हमारी दुकान खत्म हो रही है आज, नहीं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमारी दुकान आज बंद हो रही और नए साल से नए सिरे से हमारी नई दुकान शुरू हो रही। और अकाउंटिंग हम समझते भी फिर इस हिसाब से। आप देखो एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करेगा तुम्हारी, तो साल के एंड में वो इस तरीके का अकाउंटिंग समेटेगा जैसे कि दुकान आज ही बंद हो रही है। और इसलिए साल के एंड में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जबकि फाइनल अकाउंट कब बनाना चाहिए, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। लेकिन दुकान कब बंद हो रही, अगर मैं ये होप के लिए बैठ जाऊं तो मैं समय पर ना बिजनेस को इवेल्युएट कर पाऊंगा और ना ही मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मालूम पड़ेंगी कि मैं कौन सी एरिया वीक हूं, और मैं एक साथ इतना बड़ा डेटा का अकाउंटिंग कर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए आप साल साल का अकाउंटिंग करते 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 अपनी वो बड़ी जर्नी को नंबर ऑफ चैप्टर्स में निपटाते जाते हो। जिस तरीके से एक बुक है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है, वैसे हमारी बिजनेस की लॉन्ग टर्म जर्नी को चैप्टर वाइज डिवाइड किया पीरियोडिक कंसेप्ट ने। इसलिए अकाउंटिंग साल के फर्स्ट डे पर हम फर्स्ट स्टेप से जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग शुरू करते हैं, और साल के एंड में आते आते हम अकाउंटिंग की लास्ट स्टेप परफॉर्म करके फिर से नए साल से वो अकाउंटिंग साइकिल रिपीट करते हैं। यस, और अकाउंटिंग करने के दो पीरियड बनाए गए, एक फाइनेंशियल ईयर और दूसरा कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग साल साल की जो होती है ना वो 2 ईयर से बनाए गए, और ये 2 ईयर अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए जो बनाया गया है डेटा वो पीरियोडिक कंसेप्ट से आया हुआ है। अब सुनो, दोनों में 12 महीने होते हैं। आपकी अकाउंटिंग आप शुरू कर रहे हो हर साल के 1 जनवरी को अगर, और साल के एंड में 31 दिसंबर को आप अपना अकाउंटिंग इस तरीके से समेट रहे हो, क्लोज कर रहे हो जैसे दुकान आज बंद हो रही। लेकिन ये अजम्पशन है, क्या ये ओनली अगले दिन पे हम वही मिलेंगे, सब वही रहेगा, सब घसी पिटी लाइफ वही रहेंगी, सिर्फ हम अकाउंटिंग करने के लिए अज्यूम करते हैं कि दुकान आज ही
बंद हो रही है। और अगर दुकान आज बंद होती थी तो हम किस तरीके से हिसाब किताब समेटते हैं, उसी तरीके हम साल के एंड में अपना हिसाब किताब समेट कर नए साल से नई सिरे से फिर से वो अकाउंटिंग साइकिल रिपीट करते हैं। आपको समझ में आ रहा? क्लियर? कोई यहां तक डाउट नहीं है? ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। क्या हुआ ये? नहीं सॉरी, कैलेंडर ईयर। इसको यानी कोई अगर व्यापारी अपनी साल की अकाउंटिंग, हर साल अपनी अकाउंटिंग नई सिरे से जनवरी को शुरू कर रहा है और साल खत्म कर रहा है अपना अकाउंटिंग, यानी फाइनल अकाउंट बना रहा है, साल के एंड में हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। अब जबकि फाइनल अकाउंट रियल में कब आना चाहिए? जिस दिन दुकान बंद होगी, लेकिन वो इतने समय का एक साथ फाइनल अकाउंट बनाना पॉसिबल, इसलिए हम साल साल का हर साल फाइनल अकाउंट निपटाते जाते हैं। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? और साल की अकाउंटिंग क्यों होती है, उसका रीजन है पीरियोडिक कंसेप्ट। क्या है? याद रहेगा अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? पक्का? यहां तो व्यापारी अपनी अकाउंटिंग की शुरुआत 1 जनवरी को शुरू करे और 31 दिसंबर को क्लोज करे, या तो वो 1 अप्रैल को शुरू करे नए से अकाउंटिंग और 31 मार्च को खत्म करे। अब आप देखो, जब आप अपनी हिसाब किताब हर साल नए सिरे से 1 अप्रैल शुरू कर रहे हो और 31 मार्च को खत्म करते हो, 31 मार्च को हर साल, तो उसको अपन बोलते हैं आपने अकाउंटिंग जो परफॉर्म की वो परफॉर्म की फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। और अगर यदि आपने अकाउंटिंग 1 जनवरी को साल हर साल में शुरू की नए सिरे से और साल दिसंबर क्लोज किया, तो आपने इन शॉर्ट कैलेंडर ईयर में अकाउंटिंग परफॉर्म की। और दोनों ईयर अवेलेबल है पीरियोडिक कंसेप्ट्स के लिए। अब सर क्या ऐसे बाउंडेशन है कि मैं अकाउंटिंग साल के ही करता हूं, मैं 6 महीने खत्म कर दो? आपके ऊपर है, आप करो, कोई मनाही नहीं है। जनरल तौर पे देखा गया है कि अकाउंटिंग साल भर की होती है, यानी अगर आप चाहो तो 6 महीने में भी आप ये अकाउंटिंग साइकिल रिपीट कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अरे आ रहा क्या समझ कुछ तुमको? लेकिन वो वेट मत करो दुकान बंद होने का। दुकान कब बंद होगी पता नहीं, वो 10 साल भी चल सकती है, 100 साल भी चल सकती है, और कभी ना बंद हो सकती है, और वो 1 साल भी बन सकती है, क्योंकि फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर क्या है? अनसर्टन। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने सिर्फ ये बताया कि पॉलिसीज अकाउंटिंग की ऐसे बनाओ जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हो, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एवरी ओनर अज्यूम दैट इज बिजनेस इज टू बी रन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। समझा आपको? क्लियर? बट इट इज ओनली अजम्पशन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर इज टोटली अनसर्टन। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, दुकान का काम है। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? हाँ, हो गया। अब इसको हम टेक्निकली पढ़ रहे, सुनो। यानी आपने क्या सीखा? वो लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किसने किया? पीरियोडिक कंसेप्ट ने। और लॉन्ग टर्म जर्नी चलेगी अज्यूम किसने करवाया? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने। याद रहेगा? अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट सुनो, समझो, टेक्निकल बातें हैं ये। अब आप देखो, चाहे आप अकाउंटिंग हर साल कैलेंडर ईयर से अकाउंटिंग साइकिल रिपीट करो, अकाउंटिंग साइकिल है जर्नल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनल। अरे 4 स्टेप में अकाउंटिंग परफॉर्म होती है, बताया था लूका ने। इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखना। हाँ, तो ये हर साल हम रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि पीरियोडिक कंसेप्ट बोलता है कि समय समय पर एक समय वो लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ पार्ट्स में निपटाते जाओ। जैसे कि बुक को हम चैप्टर वाइज निपटाते हैं ना, वैसे ही आप अपने लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ ईयर्स में अकाउंटिंग करते करते निपटाते जाओ। क्योंकि एक साथ अगर बैठोगे इतनी बड़ी की जर्नी अकाउंटिंग करने, तो कभी नहीं कर पाओगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के। समझा? क्लियर? हाँ। अब सर आप नोटिस करो, चाहे कैलेंडर ईयर में परफॉर्म करो चाहे फाइनेंशियल ईयर में, दोनों में पीरियड जो है 12 मंथ का दिया गया है। ड्यूरेशन कितना दिया है? अब देखो, कैलेंडर ईयर में एक बेनिफिट क्या है कि आप जो ईयर स्टार्ट कर रहे हो उसी ईयर में आपका अकाउंटिंग क्लोज होता है। जैसे एग्जांपल अभी 2021 की मैंने अकाउंटिंग शुरू की अपने दुकान की, तो साल के एंड में 2021 को ही मैं खत्म करूंगा। लेकिन जब फाइनेंशियल की बात करूं तो यहां पे साल चेंज होता है, क्योंकि अपने अकाउंटिंग के लिए दुनिया अपना ईयर बदलेगी नहीं। तो मैं अगर 2021 को फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग करूं तो मेरा साल खत्म होगा 2022 को। इसलिए आप देखो फाइनेंशियल ईयर में ईयर चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। अब सर ये 2 ही ईयर क्यों बनाए गए पूरी दुनिया के अंदर, और दोनों में से सबसे ज्यादा यूज होता है बिजनेस में, ये ऐसा क्यों सर?
इसके पीछे का रीजन बताओ, कौन बताएगा? नहीं पता? मैं बताऊं? 31 मार्च को हम अपना अकाउंटिंग क्लोज करते हो, 1 अप्रैल को शुरू क्यों करते हैं? उसका रीजन है देश का बजट। फाइनेंस मिनिस्टर हर साल के फेब मंथ में देश का बजट लाती है। क्या लाती है? उसको एग्जीक्यूट करते करते मार्च हो जाता है, और इसलिए व्यापारी अपनी अकाउंटिंग भी उस देश के बजट के हिसाब से करता है, क्योंकि अकाउंटिंग का एक मेन पर्पस है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग। एक रीजन ये भी है कि हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमको देश में कितना टैक्स भरना है, इनकम टैक्स, वो हम निकाल पाए। बराबर की नहीं? अरे बराबर की नहीं? तो वो निर्मला सीतारमन जी यानी फाइनेंस मिनिस्टर देश की, जब तक के अपने का देश का बजट लाती नहीं कि इतना अमाउंट, कितने अमाउंट पे कितनी महंगाई हो गई, सस्ताई हो गई, तब तक हम अपना हिसाब किताब नहीं कर सकते। इसलिए हम उसके बजट के बाद अपना फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट साल के एंड में परफॉर्म होता है। और एंड कौन सा आ गया? मार्च। और बजट कब आ गया? फरवरी। हर साल के फेब मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट लाती है। क्या लाती है? कि ये साल तुम्हारा पूरा चीजें किस पे कितना टैक्स लगेगा, कितनी महंगाई कितनी हो गई, क्या हो गई, उस हिसाब से फिर हम अपना अकाउंटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? बुक कीपिंग तो साल भर चलती है, लेकिन अकाउंटेंसी साल के एंड में होती है। अरे याद करो, ये 4 स्टेप्स है अकाउंटिंग की, जर्नल, लेजर और ट्रायल, और ये दोनों किस में आती है? बोलो। जर्नल और लेजर आती है बुक कीपिंग में। क्या आती है? लेकिन ट्रायल और फाइनल कहाँ आता है? अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी हम ड्राफ्टिंग उस हिसाब से करते हैं, पहले बजट आन दो उसके बाद। इसलिए हम साल के एंड में अपना हिसाब किताब क्लोज करते हैं, और फिर नए साल से इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं जैसे कि नई दुकान आज आई। ये अजम्पशन है। क्या ओनली है? दुकान भी वही है, शक्लें भी वही है, सब वही है, घसी पिटी लाइफ भी वही है, सिर्फ अज्यूम करते हैं। मार्च एंडिंग की दुकान बंद कर रहे आप देखो, इसलिए व्यापारी क्या बोलता है? मेरे ड्यू क्लियर कर, मार्च एंडिंग है, मेरे को अपना हिसाब किताब समेटना है। क्या करना है? ऐसे रोता जैसे कि दुकान आज ही बंद कर रहा हो, वो करना पड़ता, ताकि अकाउंटिंग परफॉर्म होगी, तब जाके वो टैक्सेशन फाइल रिटर्न कर पाएगा आपने। जर्नल एंट्री लेजर करो ना, चलेगा ना, लेकिन ट्रायल नहीं बन सकते। ट्रायल साल के एंड में बनता है, और फाइनल भी साल के एंड में बनेगा। एंड यानी कौन सा? या तो मार्च में, या तो दिसंबर। याद रहेगा? तो अकाउंटिंग साल की परफॉर्म क्यों होती है? किसने लाया? बोलो। और नालायको, छुट्टी बोला क्या तुमको मैंने अभी? फिर बैग क्यों पैक कर रहे हो? हाँ, इधर देखो, इधर। हाँ, तो बोलो, साल साल की अकाउंटिंग करनी है, किसने लाया? कौन से कंसेप्ट लाया? क्यों लाया प्योरी कंसेप्ट? क्या बोलता है कि इतनी बड़ी जर्नी की आप अकाउंटिंग एक साथ नहीं कर पाओगे, इसलिए टुकड़ों में निपटाते जाओ। अरे आ रहा क्या तुमने? अब तुमको अगर सब बुक दी तो पढ़ने में जान पाएगा, लेकिन बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड किया तो क्या होगा भाई? एक एक हो गया है ना। इधर देखो, अब मैं दोनों की लैंग्वेज पढ़ाता हूं, समझो इस चीज को। अब पहले गूगल से पूछेगी, उससे पूछे, अपनी नोट्स निकालू मैं। अगर इजी में गूगल तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी नोट्स बनाएंगे। और कल ये होमवर्क दे रहा हूं, सब लिख के आएंगे अपनी ओन लैंग्वेज में। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कल यहां पर डिस्कस करेंगे, लिखाएंगे पहले। पीरियोडिक कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सुनो, व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन अकाउंटिंग? सुनो, छोड़। तुम बेटा हमको समझ, तुमको नहीं समझेगा ना, इसलिए इजी। अरे यार, इधर देखो, इट इज फंडामेंटल अजम्पशन। फंडामेंटल अजम्पशन का मतलब होता है बेसिक अजम्पशन। क्या होता है? प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, इसको और एक नाम है कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी।
गोइंग कंसर्न यानी कंटिन्यूअस चलते रहना। सुनो ध्यान दो, इट इज फंडामेंटल अजम्पशन यानी बेसिक अजम्पशन है। क्या ये? इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिखो मत, समझ लो, लिखना तुमको ही अपने मन से। ये लिखा है, नोटबुक फाड़ दूंगा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, और मेरे प्रिय छात्रों यहां ध्यान दो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस और यानी नहीं तो, ऐसा होता है ना, नहीं तो, अनलेस एंड अनटिल इट हैज एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है बंद हो जाना, दुकान बंद हो जाना। बंद होने को 3-4 नाम है, सुनो। पहला लिक्विडेशन, दूसरा वाइंडिंग अप, तीसरा डिसोल्यूशन। बस 3 बताया ना, इतने में इतने मिलता। ध्यान दो। हाँ ठीक है, इधर देखो। हाँ, एज पर दिस assumption, सुनो, एज पर द अकाउंटिंग डज नॉट टेक इनटू अकाउंट्स फॉर फोर्स सेल वैल्यूज ऑफ एसेट्स while valuing them। एक मिनट ध्यान दो, ये लास्ट की लाइन। सिंस द कंसर्न इज टू बी, देखो बेटा डेप्रिसिएशन वगैरह ये वर्ड तुमको पता नहीं है, तो इसलिए फिलहाल मैं अभी इस टेक्निकल बातों में आना चाह रही नहीं हूँ। ये बीकॉम लेवल की नोट्स है, तो बीकॉम तक आते आते तुम पूरा बेसिक सीख लेते हो, तो इसलिए उनको वो समझ में आता। तुमको अभी टॉपिक आया ही नहीं है अभी तक, तो वो गई भैंस, वो बोलते ना, हाँ, काला अक्षर बेस बराबर, ऐसा लगने लगेगा। इसलिए लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन सुनो। सीन्स द कंसर्न ने रिलेटेड जो होता है, कंसर्न इज टू कीप कंटिन्यूअसली अलाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डायरेक्टेड, देखो, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड मेंटेनिंग सच कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। यानी क्या सिंपल भाषा में क्या बता रहा है, बताया आपको, ये assumption ये बोल रहा है कि ये अज्यूम करो कि तुम्हारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, और अगर ये लॉन्ग टर्म चलेगा तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी ऐसी बनाओ जो 1 साल के लिए नहीं हो, सिर्फ लॉन्ग टर्म हो। क्या हो? हाँ, समझा आपको? क्लियर? हाँ, इसमें पॉलिसीज और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का रोल होना चाहिए। हाँ, कल की लैंग्वेज में। सुनो, अब पीरियोडिक कंसेप्ट पढ़ता हूं, सुनो। ओ मेरे नालायकों, ये तुमको कोई मजाक चल रही नहीं इधर बेटा, जिंदगी भर का डील है अभी तुम्हारा ये, अभी जिंदगी भर यही करना है तुमको। ये सब 11 नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। देखो नोट्स कहीं खोली हुई है, बीकॉम की खोली हुई है। फिर although the going concern concept stress the continuity nature of the business enterprises। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है ना, वो टेंशन दे देता है किसको? दुकान को। अरे बाप रे, इतनी बड़ी एक साथ करे, है ना, क्योंकि आखिर रिजल्ट एक्चुअल से कब मालूम का? देखो साल के एंड में जो तुम बिजनेस का अकाउंटिंग क्लोज कर रहे हो, यानी फाइनल बना के, तो वो तुम्हारा एग्जैक्ट रिजल्ट थोड़ी ना है, वो सिर्फ उस पीरियड का रिजल्ट है। पूछो क्यों? दुकान और चलेंगी अभी, एग्जैक्टली तुमने कमाया कि गवाया, ये जो तुमको दुकान जब लास्ट में बंद करोगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन जब अकाउंटिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि हम दुकान आज ही बंद करें, तो इस हिसाब से अकाउंटिंग समझते हो। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? देखो वही बता रहा है, इट इज साल के सेशन के बाद रुकना। देखो मेरी बात सुनो, 68 के अगर 60 भी होते ना बच्चे, में कोई टेंशन नहीं आएगी, हम बीईपी के ऊपर ही है। जितनी एक मिनिमम संख्या क्लास चलाने की होती ना चाहिए ना, उससे ऊपर कहीं गुना है हम ऊपर अभी। तो एक बात सुन लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं निकालने में सोचूंगा नहीं एक बार भी। ये अलग बात है कि मेरे को दया जल्दी आती है, लेकिन अगर ऐसे मुद्दे लेंगे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ध्यान दो इधर। इट इज कस्टमरी टू डिवाइड द लाइफ इनटू चैप्टर। क्या बोल रहा? होल लाइफ जो है वो चैप्टर में डिवाइड करो। जैसे एक बुक है, हमने नंबर ऑफ चैप्टर में डिवाइड करते हैं, वैसे ही आप पूरी लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ पार्ट्स में, बिजनेस की जर्नी को डिवाइड करो। क्या करो? अब वो कितनी जनरली 1 साल की होती है, लेकिन बाउंडेशन नहीं कि 1 साल की ही होनी है।
आप चाहो तो 6-6 महीने में साइकिल रिपीट करो, चलेगा। 2-2 साल, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका स्केल छोटा है तो यू कैन परफॉर्म 2 years अकाउंटिंग विद कंबाइन, ओके। लेकिन अगर आपका बिजनेस का स्केल बड़ा है तो 1 साल में निपटा जाओ। क्लियर? हाँ, ध्यान दो। नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, और उसी चैप्टर को हमने अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 साल। एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोल रहा वो? इंटरवल टाइम एट द एंड ऑफ विच द इनकम एंड स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बोलते हैं, ये फाइनल अकाउंट का कंटेनर एक्चुअली, अब तक हुआ नहीं तुम्हारा इसलिए फिलहाल इसको स्किप करो। आर प्रिपेयर टू नो द रिजल्ट एंड रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। देखो रिसोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने क्या बताया आपको, फाइनल अकाउंट सिर्फ आपको बिजनेस का रिजल्ट नहीं देता, फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग की लास्ट स्टेप क्या है, वो तुमको ये भी बता देगा कौन सी एरिया वीक है, कितने अवेलेबल रिसोर्सेस तुम्हारे पास है, कितनी चीजें तुम अगले साल लेके जा रहे हो, कितनी चीजें तुम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, वो सब चीजें तुमको ये सब बताएगा तुमको अकाउंटिंग का साइकिल। और लास्ट स्टेप कौन सी है? फाइनल अकाउंट। मैंने फाइनल अकाउंट का मतलब आपको बताया था गवानी भाषा में कि इतना बड़ा डेटा इतू से में करना। अरे आपको मैंने 4 स्टेप्स को जब स्टार्टिंग पढ़ाया था तो हम देखा ना जैसे नीचे आ रहे थे वैसे डेटा कंप्रेस हो रहा था। ऑल्दो द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी शॉर्ट, क्या रखो, देखो इट्स अ सजेशन, शुड मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाया होगा ना, ये शुड क्या करता है, ये एडवाइस देता है, कहता है कि पीरियड छोटा रखो, कितना? 1 साल। मैं बोलता 2 साल की मत करो, 1 साल, 1 साल। लेकिन बाउंडेशन नहीं है ऐसा। बाउंडेशन अगर तुम टैक्स में आते ही नहीं हो, इनकम टैक्स में, तो तुम 3 साल की करो ना, 1 साल, तुमको कौन मना कर रहा है? एक एरिया के अगर आप एक एरिया के ऊपर अगर स्लैब के ऊपर आप जा रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू पे टैक्सेस, अदर यू हैव एग्जम्प्टेड। अब वो इनकम टैक्स का एरिया आप जब पढ़ाऊंगा तब आऊंगा मैं आपको, टैक्सेशन क्या है, ये कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, इसका एक सेशन है जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तब, जीएसटी की एंट्री आएंगे ना जब, तो तब जीएसटी कहां से पैदा हुआ, जीएसटी कौन सा टैक्स है, इसके अलावा और कौन से टैक्स व्यापारी को भरने पड़ते हैं, ये सब डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है मुझे, तो वो जब सेशन आएगा तब पढ़ाया जाएगा। दिस बिकॉज, किसने बोला? कृष्णा खैरे। दिस बिकॉज अब तो 12th में भी आज रहेगा, पनिशमेंट तेरी। दिस बिकॉज दो द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर टू बी इनआइडेंटिफाइड, सॉरी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जो फिक्स नहीं है, क्या नहीं है? द मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड स्टडीइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड वुड नॉट हेल्प टू टेकिंग टाइमली करेक्टिव स्टेप्स। सबसे मेन बात बोल दी इसने, एक डिसीजन तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करता है, एक डिसीजन तुम्हारे बिजनेस को आबाद भी करता है। मैंने आपको उस दिन नोकिया का केस दिया था, याद करो। अगर समय रहते हुए नोकिया ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख ली होती थी बीच में ही कि नहीं भैया डाउनलाइन आ रहा, जाओ गूगल को माफी मांगो, कुछ भी करो, लो, लेकिन लो एंड्रॉइड, अगर हमारा अपना अस्तित्व बचाना है तो आज नोकिया ही नोकिया छाया होता था इंडिया में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके हम बिजनेस का रिजल्ट नहीं, हम समय पर एक करेक्ट स्टेप भी, एक्शन भी, एक डिसीजन भी ले सकते हैं अगर हमें इवैल्यूएशन मालूम पड़ गया, रिपोर्ट समय पर आ गई तो। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में रहना सुधारा जा सकता है, कैंसर थर्ड स्टेज में चले गया उसका कोई तोड़, तो बिजनेस का कैंसर अगर तुमको देखना है फर्स्ट स्टेज में रहते हुए कि कहां है, तो आपको अकाउंटिंग शॉर्ट पीरियड की परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे आपको बिजनेस का टोटल रिजल्ट मालूम पड़ेगा एक पीरियड का। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? Therefore it is necessary for to concern stop at regular interval। कितना इंटरवल? वो लॉन्ग टर्म बिजनेस को एक साल में रोको और एक साल में अकाउंटिंग करते करते निपटाओ। वो लिखा हुआ है देखो, स्टॉप एट रेगुलर इंटरवल एंड सी बैक हाउ इट इज फेयरिंग। और देखो पीछे कि हमने ये साल में क्या क्या किया, कैसा किया, कौन सी एरिया वीक है, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितने कर्जे लिए, कितने प्रकार के कर्जे हैं, उसमें इंटरनल लायबिलिटी कौन सी, एक्सटर्नल कितनी है, ये सब इवैल्यूएशन तुमको फाइनल अकाउंट में मिल जाता है। और इसलिए पीरियोडिक कंसेप्ट बनाया गया। दोनों का कंसेप्ट क्लियर है पक्का? अब देखो उसने पहली लाइन यही पढ़ी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट स्ट्रेस देता है,
उसको पूरा करने के लिए पीरियोडिक कंसेप्ट लाया गया। अब ये चारों कंसेप्ट आज के बाद जब भी किससे पूछेंगे, अगर जिसको नहीं आया, देखो मैंने यहां पे कई सारे रहस्य खोले। एक, दो इफेक्ट क्यों करते हैं, दूसरा बिजनेस की पॉलिसी लॉन्ग पीरियड तक क्यों चलती है, क्यों बनाई जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और तीसरा अकाउंटिंग साल साल की क्यों निपटाई जाती है। अरे आ रहा समझ में आपको क्लियर? ये तीन अजम्पशन से ये तीनों का रीजंस लाए गए हैं। बाकी अजम्पशंस अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा भी और सारे अजम्पशन होता है, एक्यूरेट कंसेप्ट होता है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट होता है, कॉस्ट कंसेप्ट होता है, इसके अलावा पीरियोडिक मैचिंग कंसेप्ट होता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो अभी आपको फिलहाल के तौर पे बेसिक में काम में नहीं आते। ये चार चीजें फिलहाल काम में आती है फाइनल अकाउंट तक, तो उतना आपको रिक्वायर्ड है। हाँ जी, no, depends on the my nature. If I have earn more incomes, it means I want to pay the tax, so I can prefer the financial year. If मेरी इनकम कम है, so I can prefer calendar year, क्योंकि गवर्नमेंट हमको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती फिर। ओके, मार्च एंडिंग में हमको टैक्स भरना ही है। अगर हम टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो हमको फिर अकाउंटिंग भी उस हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ेगी। पूछो क्यों? फाइनेंशियल फैब मंथ में निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट तय करती है और बोलती है वसूली करो, चलो व्यापारी हो, चलो टैक्स से इनकम, देश के गवर्नमेंट के पास इनकम आती क्या आती है? मैंने आपको एलपीसी में पढ़ाया था ना, गवर्नमेंट ने अपना बिजनेस करना छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? तो उनके पास इनकम कहां से आए? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कल मोदी जी ने वो इसरो ने भेजा जो वहां पे चंद्रयान 3, इसको करोड़ों रुपए लगे। क्या लगे? सरकार ने भरे ना। कहां से आया? हमारे पैसों से आया ना, है ना, टैक्सेशन। हाँ, और मोदी जी इसलिए खुश थे कि उन्होंने हमारी इन्वेस्टमेंट को साकार किया, फुलफिल किया। समझा आपको क्लियर? हाँ, तो इसलिए हमको फिर अपनी अकाउंटिंग मार्च एंडिंग में क्लोज करनी पड़ेगी। क्या लैंग्वेज? वो नहीं समझेगी तुमको, अभी टेक्निकल है, इसमें एसेट लायबिलिटी का जिक्र किया गया है। ये टेक्निकल बात है, तुमको नहीं समझेगी। समझा? चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। समझा क्या? हाँ पूछ। एक साथ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो सॉफ्टवेयर डेटा जो है ना वो बुक कीपिंग करने को बोलता है और अकाउंटेंसी वो खुद ला लेता है। हाँ हाँ, उतने इंस्ट्रूमेंट है।